हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू परचम। आई एम रिचा शर्मा, को फाउंडर ऑफ परचम, एंड आपके करंट अफेयर से रिलेटेड सेशंस मैं कंडक्ट करती हूँ डेली। ओके, सो आज हमें 28 जून 2024 के सीए देखने हैं, यानी कि आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी के सीए देखने हैं। ये क्या है? ये हमारे पंचांग के हिसाब से तिथि है। और उससे पहले हम एक और चीज़ देखेंगे, वो था कल वाले सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। सो कल मैंने आपसे जाते हुए पूछा था, विच कंट्री स्पेसक्राफ्ट बिकेम फर्स्ट टू ब्रिंग बैक सैंपल्स फ्रॉम फार साइड ऑफ द मून टू अर्थ। यानी कि जो मून का फार साइड है, जो हमें धरती से नहीं दिखता, वहां से सैंपल्स लेकर के आने वाला एक स्पेसक्राफ्ट था चांगे 6। कौन सी कंट्री का है? चाइना। तो चाइना चांगे 6 मिशन पहला ऐसा बन गया जो फार साइड ऑफ द मून से सैंपल्स लेके इंडिया में अर्थ पे लौटा है। ओके, सो मैंने आपको कल कहा था कि कुछ न्यूज़ मैंने रिजर्व रखी है जो हम आज डिस्कस करेंगे। सो उनमें से पहली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर जी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं ओम बिरला जी को। क्यों? क्योंकि ओम बिरला बन गए हैं वापस से स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये इलेक्शन के अंदर जीते हैं। इलेक्शन इन द सेंस स्पीकर ऑफ द लोकसभा के लिए इस बार लोकसभा के अंदर ही इलेक्शन किया गया और वॉइस वोटिंग के थ्रू इनको विजेता माना गया। क्यों वोटिंग हुई है? यूनानिमसली क्यों नहीं डिसाइड किया गया? बिकॉज इस बार दोनों जो पक्ष थे, एनडीए और एक तरफ इंडिया ब्लॉक, दोनों अग्री नहीं किए एक व्यक्ति के नाम के ऊपर। और कांग्रेस का ये कहना था कि अगर आप स्पीकर अपनी साइड से बना रहे हो तो डेप्यूटी स्पीकर हमारी साइड से होना चाहिए, जिसपे एनडीए अग्री नहीं किया और उसकी वजह से फिर वोटिंग करवाई गई थी। ठीक है, सो ओम बिरला जो कि बीजेपी से हैं, उनको इलेक्ट किया गया स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा। कौन से नंबर की लोकसभा है इस बार? 18वें नंबर की लोकसभा है। और अब देखिए, थोड़ा सा जनरल देखते हैं कि लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं उनको इलेक्ट कैसे किया जाता है। यूजुअली कन्वेंशन से तो हम कंसेंसस करके चूज कर लेते हैं, मेजॉरिटी लोग जिनको बोलते हैं उनके हिसाब से हम स्पीकर बना देते हैं। लेकिन कभी कभी अगर दोनों ही पक्ष जो हैं, जो पावर में है और जो अपोजिशन में, अगर वो अग्री नहीं करते किसी व्यक्ति के नाम के ऊपर, तो वोटिंग करवाई जाती है, जैसे इस बार करवाई गई। और इस बार जो अपोजिशन की तरफ से कैंडिडेट थे स्पीकर की पोजिशन के लिए, वो कौन थे? के सुरेश। तो जो रूलिंग पार्टी है उनकी तरफ से कौन थे? ओम बिरला। ऑपोजिशन की तरफ से के सुरेश, और जीते कौन? ओम बिरला जीत गए हैं। साथ ही साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा कौन बने हैं? राहुल गांधी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन है, बिकॉज हमने 2 दिन पहले पढ़ा था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, वो हमने कब पढ़ा था? जब हम राज्यसभा के बारे में बात कर रहे थे। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं। और यहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा की बात की जा रही है, जो कि राहुल गांधी है। डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू। काफी सारे बच्चे कॉमेंट लिख रहे हैं, मेल भी भेज रहे हैं कि गलती कर रखी है। नहीं गलती कर रखी बच्चे, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फर्दर समझेंगे। अब क्योंकि ओम बिरला जी लगातार दूसरी बार स्पीकर बने हैं लोकसभा के, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, 3 टाइम मेंबर रह चुके हैं लोकसभा के, और कहां से, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर के आए हैं? राजस्थान से, कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी 2014, 19 और 2024 तीनों में ये लोकसभा इलेक्शन से जीत करके मेंबर बने लोकसभा के, और फिर इनको इलेक्ट किया गया स्पीकर ऑफ लोकसभा। 17th लोकसभा के अंदर भी ये स्पीकर थे, जो कि 2019 में इन्होंने पोजीशन होल्ड की थी। अच्छा, 5th पर्सन बन गए हैं जो कि दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बन रहे हैं। ओके, ऐसे 5 व्यक्ति हैं कुल मिला के जिन्होंने लोकसभा स्पीकर की पोजीशन 2 बार उसके ऊपर सर्व किया है। लगातार की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कंसेक्यूटिव की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल 2 टाइम्स की बात कर रही हूँ। अब आर्टिकल 93 डील करता है लोकसभा स्पीकर से, और ये बोलता है कि मेंबर ऑफ लोकसभा ही बन सकते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, और डेप्यूटी स्पीकर भी मेंबर ऑफ लोकसभा से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बाहर के किसी व्यक्ति को बना दो, इट कैन नॉट हैपन। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा के मेंबर ही होने चाहिए, और सिंपल मेजॉरिटी से आप जिता करके इनको स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर बना सकते हो। कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना इस तरह के फैक्ट्स काम आ जाते हैं कई बार। जैसे कि सबसे पहले स्पीकर लोकसभा के कौन थे? वो भी इलेक्ट होकर के आए थे। सो गणेश वासुदेव मावलंकर जी, गणेश वासुदेव मावलंकर। चलो आप मुझे बताओ कि इनका टेन्योर कब से कब तक रहा, इनका कार्यकाल? ठीक है, टेन्योर बता दीजिए। फिर 5 पर्सन्स मैंने आपको कहे थे जो 2 बार लोकसभा स्पीकर की पोजीशन पे बैठ चुके हैं, तो वो कौन कौन है? डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे, और अकेले लोकसभा स्पीकर जो कि प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुंच गए थे। फिर गुरदयाल सिंह ढिल्लन, बलराम जाखड़,
GMC बालयोगी और फिर ओम बिरला। ये पांचों व्यक्ति दो दो बार लोकसभा स्पीकर बन चुके हैं। नीलम संजीवा रेड्डी मैंने बता दिया, अकेले लोकसभा स्पीकर जो बाद में जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हुए थे। पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार। ओके, देन लॉन्गेस्ट कार्यकाल तक लोकसभा स्पीकर कौन रहे? बलराम जाखड़ रहे हैं। टोटल 9 ईयर्स इन्होंने इस पोजीशन को हेड किया है। ठीक है जी, चलिए। सो ये टॉपिक पूरा खत्म हुआ। अब यही समझिएगा, प्रेसिडेंट साहिबा ने दोनों हाउसेस को एड्रेस किया है, बिकॉज नया टर्म स्टार्ट हुआ है नई सरकार बनने के बाद में, तो ऐसे में प्रेसिडेंट आती हैं और दोनों हाउसेस को एड्रेस करती हैं। वो वाली न्यूज़ मैं कल कवर करूंगी। आज आप एक बार ये वाली न्यूज़ जो हमने पढ़ी है स्पीकर से रिलेटेड वो दिमाग में सेटल कर लीजिए। कल हम एड्रेसल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ बोथ द हाउसेस कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। और न्यूज़ क्या आ रही है? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। कौन है ये वो व्यक्ति हैं जो कि अगले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे। सो अगले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनने जैसी चीज है। सो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ये बनेंगे अगले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्यों? हमारे वाइस चीफ जो अभी हैं वो कहाँ जा रहे हैं? जो अभी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे प्रमोट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जनरल मनोज पांडे जो अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो 30 जून को रिटायर हो जाएंगे। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी जी बन जाएंगे एंड वाइस चीफ बन जाएंगे राजा सुब्रमणी जी, यानी NS राजा सुब्रमणी। याद रहेगा, ऑप्शन नहीं है, रखना ही है। चलिए ना, एक लेजिस्लेशन आया था, एक रूल जो 50 सालों से चला आ रहा था, उसके अंदर बदलाव किया गया सेंटर द्वारा, और उसको हम देख लेते हैं। और ये रूल डील करता है सरोगेसी से। किससे? सरोगेसी। देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो भी पेरेंट्स होते हैं, फीमेल्स हो गए या मेल हो गए, तो उनको लीव्स मिलती हैं, है ना। जैसे मदर जो होती है उनको आफ्टर चाइल्ड बर्थ लीव्स मिलती हैं, जो फादर होते हैं उनको भी सर्टेन लीव्स मिलती हैं, फिर मदर को बाद में चाइल्ड केयर लीव्स भी मिलती हैं। लेकिन ये सब ना सरोगेट मदर्स के ऊपर ये फैसिलिटीज़ नहीं दी गई थी। अगर आपने सरोगेसी से कंसीव किया है या फिर आप ऐसी मदर हैं जिसने किसी और के थ्रू सरोगेसी करवा के अपने बेबी को प्रोड्यूस करवाया है, तो ऐसे केसेस में ये कवरेज नहीं आता था। तो सेंटर ने 50 साल पुराना एक रूल है उसको चेंज करते हुए 6 मंथ मेटर्निटी लीव ग्रांट की है। कितने महीने की? 6 महीने की मेटर्निटी लीव फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन केस ऑफ सरोगेसी, यानी सरोगेसी के केस में भी अब मेटर्निटी लीव मिलेगी। कितनी? 6 महीने तक की दी जाएगी। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव अमेंडमेंट रूल्स 2024, सो ये अमेंडमेंट लाया गया है। कौन सी एक्ट के अंदर लाया गया है या कौन से रूल्स के तहत लाया गया? सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972, और इसके अंदर ये अमेंडमेंट कर दिया, तो एक्ट नहीं बोलेंगे हम, रूल्स के अंदर बदलाव किया गया है। ठीक है, सो जो रूल्स थे मेटर्निटी लीव से रिलेटेड, उसके अंदर सरोगेसी का भी प्रावधान ऐड किया गया है, और इसलिए जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स थे 1972 वाले, उनको अमेंड करके अमेंडेड रूल्स 2024 बनाए गए हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? सो टिल नाउ कोई रूल्स नहीं थे मेटर्निटी लीव उन गवर्नमेंट फीमेल एम्प्लॉयज़ को देने की जिनका चाइल्ड सरोगेसी से बॉर्न हुआ है। सरोगेसी समझते हैं? नेचुरल केस में क्या होता है कि मदर खुद कंसीव करती है बेबी को, उसी के यूट्रस के अंदर बच्चा बढ़ रहा होता है। लेकिन कुछ केसेस में अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती, आपकी कोई पर्सनल चॉइस भी है, तो आप एक और फीमेल उसके अंदर आप थ्रू IVF अपना जो एम्ब्रियो है वो फर्टिलाइज एम्ब्रियो वहाँ इम्प्लांट करवा सकते हो। ठीक है, और जो डेवलपमेंट होगा बेबी का वो उस बॉडी के अंदर होगा, दूसरी मदर की बॉडी में, एंड देन आफ्टर डिलीवरी शी विल हैंड ओवर द चाइल्ड टू यू। तो दिस इज सरोगेसी, दैट इज आपने एक तरह से आपने हायर कर ली है किसी और की यूट्रस टू डेवलप योर बेबी इनसाइड इट। ठीक है, सो इन केस ऑफ सरोगेसी जो सरोगेट होता है, यानी जो जिसकी बॉडी में बेबी डेवलप हो रहा है, एज वेल एज कमिश्निंग मदर यानी ओरिजिनली जिसका जेनेटिक बेबी है वो, उन दोनों को अगर उनके 2 बच्चे ऑलरेडी नहीं हैं, ठीक है, तो उनको मेटर्निटी लीव 6 महीने तक की यानी 180 डेज तक की दी जाएगी। ना सरोगेट मदर वो जो कि बेयर कर रही है चाइल्ड को, दोनों के केस में, लेकिन 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 2 बच्चे से ऊपर बच्चा है तो फिर ये लीव नहीं मिलेगी, बिकॉज गवर्नमेंट 2 चाइल्ड पॉलिसी को ही प्रमोट कर रही है। देन जो कमिश्निंग फादर है यानी जेनेटिक जो फादर है उस बेबी का, अगर वो मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको भी पेटर्निटी लीव मिलेगी 15 दिन की, जैसे बाकी पेरेंट्स फादर्स को मिलती है ना। इन केस ऑफ सरोगेसी जो कमिश्निंग मदर है वो चाइल्ड केयर लीव भी ले पाएगी, यानी जिसका जेनेटिक बेबी है वो चाइल्ड केयर लीव ले पाएगी मैक्सिमम 730 डेज की, यानी 2 साल तक की चाइल्ड केयर लीव मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। पूरे आपके कार्यकाल के दौरान आप टोटल 2 साल तक की छुट्टियां ले सकते हो। आपकी डिलीवरी के टाइम या बच्चे की एजुकेशन है या हेल्थ इशू या कुछ भी है तो चाइल्ड केयर के लिए आप 730 डेज की लीव ले सकते हो।
अपने बड़े 2 बच्चों के लिए, यानी वही बात आ गई फर्स्ट 2 किड्स। तो ये सारी अब जो फैसिलिटीज़ हैं या जो रूल्स हैं वो किस पे अप्लाई होगा, सरोगेट मदर्स पे भी होगा, सरोगेट पेरेंट्स पे भी होगा। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक और मिनी रत्न स्टेट कैटेगरी 1 कंपनी ऐड हो गई है लिस्ट के अंदर। सो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया है मिनी रत्न स्टेटस। कौन सा स्टेटस, मिनी रत्न स्टेटस कैटेगरी 1, किसके लिए, CEL के लिए। कौन सी कंपनी है ये, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बन गई है मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी। अब कुछ बच्चे पूछेंगे मैम मिनी रत्न क्या होती है। देखो जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, यानी गवर्नमेंट के अंडर में जो कंपनीज आती हैं, कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे आपने कितना बिजनेस किया है, आपकी वैल्यूएशन कितनी आ रही है, एटसेट्रा के बेसिस पे आपको मिनी रत्न, नवरत्न या महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। इससे आपको काफ़ी सारे एरियाज में बेनिफिट होता है, आपकी ब्रांड वैल्यूएशन बढ़ती है, प्लस आपके पास काफ़ी सारी अथॉरिटी आती है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग योर कंपनीज। तो वो सब की कैटेगरी है, उसमें मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी में CEL को ऐड किया गया है। CEL किससे डील करती है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड किससे डील करती है, ये कंट्री की वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज है सोलर फोटोवोल्टेक के अंदर, सोलर फोटोवोल्टेक्स बनाती है। ये कहाँ हेडक्वार्टर्ड है, गाजियाबाद के अंदर, 1974 से ऑपरेशनल है। चलिए अगली खबर आ रही है कि हमने कल सेंसस पे बात की थी, रिमेंबर कि सेंसस 2011 के बाद आया ही नहीं है दूसरा सेंसस, और कब तक आएगा, और इतनी सारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है देश का, सब सेंसस पे टिका हुआ होता है। तो कब आएगा भाई, तो सेंसस तो कब आएगा पता नहीं हमें, डेसिनियल सेंसस जो होता है, लेकिन हाँ लाइवस्टॉक सेंसस जो होता है वो बहुत जल्द आने वाला है। इस साल के एंड तक 21st लाइवस्टॉक सेंसस कर लिया जाएगा, जितने भी मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, उनसे रिलेटेड जो सेंसस होता है। और श्री राजीव रंजन सिंह यानी लल्लन सिंह जी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फार्मिंग के, उन्होंने फिशरीज के, नॉट फार्मिंग, उन्होंने एक वर्कशॉप अभी फीता काटा है, यानी इनॉग्रेट की है, जिसके अंदर ये लाइवस्टॉक सेंसस जो होगा 21वां एडिशन इस लाइवस्टॉक सेंसस का, उसके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च की है ताकि सारा डेटा ऑनलाइन लिया जा सके, और कैसे इस लाइवस्टॉक सेंसस को किया जाना है इस वर्कशॉप के अंदर ये सब बताया जाएगा, लोगों को ट्रेन किया जाएगा। सो उसको चेयर किया हमारे यूनियन मिनिस्टर ने। सो इंडिया टू कंडक्ट 21st लाइवस्टॉक सेंसस, और यूनियन मिनिस्टर फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग के राजीव रंजन सिंह जी ने वर्कशॉप को इनॉग्रेट किया है, जिसके अंदर मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है। कब होगा ये सेंसस, सितंबर टू दिसंबर 2024, इस साल के एंड में होना है। जो लाइवस्टॉक सेंसस होता है वो हर 5 साल में करवाया जाता है आइडियली, पर हम जब करवाते हैं तो आगे पीछे भी हो जाता है। आइडियली क्विनिल बोला जाता है इसको, है ना। सो 5 years में ये सेंसस होता है। 1990, 2020 से ये सेंसस करवाया जा रहा है। 20th सेंसस लास्ट हुआ था। ऑल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो भी होते हैं उनका हेड काउंट किया जाता है। आप कुत्ते बिल्ली पालो, घोड़े पालो, गाय भैंस बकरी पालो, कुछ भी अगर आप पाल रहे हो तो उनका हेड काउंट किया जाता है इसके अंदर। जो लास्ट लाइवस्टॉक सेंसस था यानी 20th एडिशन जो था इसका, वो कब किया गया था, 2012 के अंदर। अब देखो वैसे 5 साल में होना चाहिए, पर अब और 10 साल से भी ज़्यादा में हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स कि आइडियली इतने में होना चाहिए, बट ड्यू टू XYZ रीजंस ये भी डिलेड है। सो जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनका हेड काउंट हुआ था 16 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, 16 अलग अलग प्रजातियों के एनिमल्स का हेड काउंट किया गया था। इसका थोड़ा डेटा देख लेते हैं। आप बोलोगे मैम क्यों देख रहे हैं पुराना, बिकॉज बच्चे अब ये न्यूज़ में आ चुका है। जब तक 21st एडिशन नहीं आता लाइवस्टॉक सेंसस का, तब तक 20th वाला सुर्खियों में आ गया तो कुछ पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। तो चलिए 20th सेंसस के हिसाब से टोटल लाइवस्टॉक पॉपुलेशन कितनी थी, करीब 535 मिलियन जानवर टोटल डोमेस्टिकेटेड थे, और ये उससे भी जो लास्ट सेंसस हुआ था उससे 4.8% ज़्यादा थे, यानी लाइवस्टॉक में इजाफा हुआ था। अगर हम टोटल कैटल की बात करें, अब लाइवस्टॉक में तो कुत्ते बिल्ली सब आ जाते हैं, कैटल के अंदर गाय भैंस जिनसे आप मिल्क के लिए या मीट के लिए जिनको यूज़ करते हो, सो उनमें भी वो करीब 193 मिलियन थे, और उससे भी प्रीवियस सेंसस से 1.3% का इजाफा इनकी पॉपुलेशन में देखा गया था। ये PIB सोर्स से लिया गया है, ठीक है। कई जगह पे हो सकता है डेटा आपको 0.8% दिखे, बट PIB सोर्स को रेफर करते हुए मैंने 1.3% लिया है। 6% का डिक्लाइन इंडिजिनस कैटल पॉपुलेशन में 20th सेंसस में दर्ज किया गया था। इंडिजिनस यानी हमारी भारत की ही हैं, वो लोकल ब्रीड्स हैं, और उनकी पॉपुलेशन में 6% की गिरावट देखी गई थी, ठीक है जी। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं 20th लाइवस्टॉक सेंसस के। क्लियर है यहाँ तक। अगली न्यूज़ पे चलेंगे। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है
उसने रोल आउट किया है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, जो कि जुलाई और अगस्त में होना है, 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में। अब ये जो इनिशिएटिव है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, बहुत डिटेल में कुछ भी नहीं है इस न्यूज़ के अंदर। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री कौन हेड कर रहा है भाई? हु इज़ द मिनिस्टर हु इज़ हेडिंग दिस? मैंने कहीं लिखा तो नहीं है, नहीं लिखा है, चलो बताओ। इन्होंने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव चालू किया है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अब देखो मानसून आने वाला है ना, अब कई जगह तो स्ट्राइक कर भी गया है और अब राजस्थान में भी बारिश स्टार्ट हो ही गई है। ऐसे में बहुत जल्दी वाटर लॉगिंग हो जाएगी और सारी जो व्यवस्थाएं हैं सब डगमगाने लग जाएंगी। हैवी रेन्स से जो चैलेंजेस होते हैं उनको हैंडल करने के लिए सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कैंपेन या इनिशिएटिव लाया गया है। और साथ ही साथ याद है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का स्टॉप डायरिया कैंपेन पढ़ा था कल हमने, स्टॉप डायरिया कैंपेन, तो कि डायरिया की रोकथाम सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान, ये दोनों साथ में चलाई जाएंगी क्योंकि अगर सफाई होगी तो डायरिया होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है जी, चलो क्लियर है। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। फिर हम आ रहे हैं, पहली IDF की रीजनल डेयरिंग कॉन्फ्रेंस हुई है एशिया पैसिफिक 2024 की, और कहाँ? कोची इंडिया के अंदर। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट या कॉन्फ्रेंस कोची में हुआ है। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उनमें से एक ये हो गया। तो पहला फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन यानी IDF का एशिया पैसिफिक समिट कहाँ हुआ है? कोची के अंदर 26 से 28 जून। और किसने होल्ड किया, जॉइंटली ऑर्गेनाइज किसने किया? एक तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग क्योंकि डेयरी फेडरेशन है, और दूसरा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB, दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। थीम क्या थी इस समिट की? फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरिंग, डेयरिंग के अंदर जो डेयरी कर रहा है उससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स लाना, इनोवेशंस लाना। यहां तक की न्यूज ऑल क्लियर? चलो अब हम चलते हैं, थर्ड एडिशन हुआ है इंडियन एयर फोर्सेस वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रैटेजी प्रोग्राम का। थर्ड एडिशन किसका और ये प्रोग्राम क्या होता है और किसने कंडक्ट करवाया, ये तीन चीजें हमें देखनी है। IAF ने कंक्लूड किया क्योंकि IAF ने होस्ट किया था। इंडियन एयरफोर्स ने थर्ड एडिशन ऑफ WASP वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रैटेजी प्रोग्राम, वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रैटेजी प्रोग्राम को कंक्लूड किया। और इस बार ट्राई सर्विसेज ने पार्टिसिपेट किया था, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के रिप्रेजेंटेशन यहाँ देखे गए थे और पहली बार किसी WASP प्रोग्राम में तीनों हमारे यूनिट्स ने पार्टिसिपेट किया है। थीम क्या रहा इस प्रोग्राम का? इंडिया स्ट्रेटेजिक कल्चर एंड इम्परेटिव फॉर कंटेम्प्रेरी नेशनल सिक्योरिटी। बेसिकली WASP क्या होता है कि भाई हमारे जो ये एक तरह से ट्रेनिंग मान लो या एजुकेशन प्रोग्राम होता है जो कि 15 वीक्स तक चला, जिसके अंदर आपकी जो जियो पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे होते हैं उससे लेकर के और कैसे हम स्ट्रैटेजीज बनाएं, हमारी नेशनल पावर को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सब के ऊपर चर्चा की जाती है। अगर आपने पिक्चर में देखा हो तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी बैठे हैं, ठीक है, IAF चीफ आपको दिख जाएंगे, नेवी चीफ दिख जाएंगे एट्सेट्रा। नेवी चीफ हमें इस पिक्चर में दिखे क्या? नहीं, ओके। स्ट्रेटेजिक एजुकेशन प्रोग्राम है 15 वीक्स का, जो कि कब से शुरू हुआ? 2022 से शुरू हुआ और ये इस बार का थर्ड एडिशन था 2024 में, राइट? तो कितना ध्यान रखना है, WASP यानी वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रैटेजी प्रोग्राम है, किसने कंडक्ट किया? इंडियन एयरफोर्स ने किया, 15 वीक तक का था। ट्राई सर्विसेज ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया है। थीम है इसकी इंडिया स्ट्रेटेजिक कल्चर और कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड थीम है। कीवर्ड से याद रखा करो, थीम पूरी रखने की जरूरत नहीं है, सेंस भी नहीं है। ओके, अब आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा ब्रीदर भी, और जो नए बच्चे आए हैं उनका वेलकम भी कर लेते हैं। हेलो एवरीबडी, वेलकम टू परचम, ऑल दोज हु आर न्यू। वेल, अभी 6 मंथ कंपाइलेशन अब हम लेके आने लग जाएंगे बिकॉज आपका जो स्टैटिक GK कोर्स है, जो SSC कोर्स है, वो पूरा वाइंड अप हो चुका है। जो भी बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से आप पूरा कर सकते हो, फटाफट पढ़ सकते हो। और जिन बच्चों को अभी ज़रूरत है, जब तक हम यूट्यूब के ऊपर सीरीज़ लेकर के आएँ तब तक आप लोग अर्ली एक्सेस का फ़ायदा उठा सकते हो 6 मंथली करंट अफेयर्स का। 6 मंथली करंट अफेयर कैटेगरी वाइज, इंपॉर्टेंट डेज, ओबिचुअरी, बुक्स, ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम एटसेट्रा, स्पोर्ट्स कैटेगरी वाइज, ये सब लगा करके 6 मंथ के करंट अफेयर आपको अवेलेबल करवा दिए हैं PDF फॉर्म के अंदर। PDF बैंक में मिल जाएंगे,
2024 CA सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो कि परचम ऐप से आप एक्सेस कर सकते हो। तो जो बच्चे वेट नहीं कर सकते यूट्यूब पे जब सेशन आएंगे तब तक का, तो आप डायरेक्टली अभी पढ़ना शुरू कर सकते हो। हम यूट्यूब पे भी करेंगे इन सेशंस को, पर यूट्यूब पे सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पॉइंटर्स लिए जाते हैं और इन पीडीएफ्स में आपको मेजरली सारे पॉइंटर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आज जो आप पढ़ रहे हो उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? परचम के टेलीग्राम और परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन से आप जा करके ले सकते हो। बाकी सारे पीडीएफ सब्सक्रिप्शन और कोर्स के अलावा आपको parchamclasses.in पे मिल जाएंगे। .in याद रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा जानकारी चाहिए, हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल एड्रेस है parchamclasses06@gmail.com, यू मे प्लीज कॉन्टैक्ट। अब हम चलेंगे स्टेट न्यूज़ की तरफ, ओके। और न्यूज़ आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के जो सीएम है स्टालिन, उन्होंने अनाउंस किया है कि एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट किया जाएगा। कहाँ पे? होजर के अंदर। सो होजर में जो एयरपोर्ट आएगा, अभी तक बातें ये आ रही हैं कि वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, यानी एकदम स्क्रैच से शुरू किया जाएगा, प्लेन जगह से, कोई फैसिलिटी वहाँ पे अभी नहीं होगी। सो ये जो प्रोजेक्ट है, ये स्टेट का गोल है होजर को ट्रांसफॉर्म करना मेजर इकोनॉमिक हब के तौर पर, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल ये प्ले करने वाला है। जो एयरपोर्ट है 2000 एकड़ के एरिया में आएगा और करीब 30 मिलियन पैसेंजर्स को एनुअली केटर करेगा। और इससे सिर्फ होजर का ही डेवलपमेंट नहीं होगा, कृष्णगिरी धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट्स तक भी डेवलपमेंट का विकास या पहुंच पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं, देखो तमिलनाडु से सीधे जम्मू एंड कश्मीर चलो, राइट। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जब से वो टेररिस्ट अटैक हुआ है, जहां जो पिलग्रिम्स आए थे और उनकी बस को आतंकवादियों ने उड़ा दिया था या गोलीबारी कर दी थी, उसके बाद से एक मुद्दे के ऊपर चर्चा चल रही है, और वो ये है एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस जम्मू एंड कश्मीर। ये जो एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस जम्मू एंड कश्मीर है, क्या इसको यूज़ कर लेना चाहिए अब पूरी तरह से, और यानी कि अब इसको रिगरस इम्प्लीमेंटेशन में ले आना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, तो वो मुद्दा चल रहा है। क्या है ये ऑर्डिनेंस, ये समझने की ज़रूरत है। सो जम्मू एंड कश्मीर के जो डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आर स्वेन जी, उन्होंने कहा कि जो भी लोग या तो मिलिटेंट हों, दूसरे देश से आ रखे हों, पाकिस्तान से जैसे बहुत ज़्यादा मिलिटेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, या फिर लोकल लोग हों जो मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे इस केस में हुआ था कि किसने वेयर अबाउट्स दिए, उन लोगों के लोकल लोगों ने दिए थे। तो जो भी असिस्ट करता हुआ पाया जाए मिलिटेंट्स को जम्मू एंड कश्मीर में, या वो खुद मिलिटेंट एक्टिविटी कर रहा हो, तो उनको अब हमें उतारना चाहिए। किसके तहत? ट्रायल में डालना चाहिए, एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस 2005 के तहत हमें उनको ट्रायल में डाल देना चाहिए। ठीक है, और ये जो ऑर्डिनेंस है JNK एनिमी ऑर्डिनेंस, ये सबसे पहले 1917 के अंदर लाया गया था, जब डोगरा महाराज जम्मू एंड कश्मीर के थे, उनके टाइम के अंदर। अब ये ऑर्डिनेंस बोलता क्या है कि भाई अगर आप बाहर से आकर के कोई आतंकी एक्टिविटी करते हो, या आप लोकल हो और आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हो, किसी भी तरह से शांति को बहुत बड़ा खतरा पहुंचा रहे हो, तो आपको सीधे एक स्पेशल ट्रायल के लिए डाला जाएगा, और जो उसके लिए जजेस होंगे वो अलग से गठित किए जाएंगे। आपको कोई राइट्स नहीं होंगे कि आप वकील कर सको या अपील कर सको। किसी केस में अगर आपके डिसीजन को रिव्यू भी करना होगा, तो वो रिव्यू भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही करेंगे, राइट। और आपके जो केस चल रहा है तब तक पब्लिक तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जा सकती, कोई पत्रकार आपके बारे में नहीं लिख सकता, कोई न्यूज़ रिपोर्ट आपके बारे में नहीं जाएगी। ये कड़े नियम कानून कायदों के तहत इसको ट्रायल में डाला जाएगा। प्लस जो पेनल्टीज हैं वो बहुत स्ट्रांग है, जो सज़ा है वो बहुत सिवियर है। तो लेट अस अंडरस्टैंड। इसको ऑर्डिनेंस क्यों कहा जाता है? पहली बात, ऑर्डिनेंस क्योंकि उस समय जब ये लाया गया था 1917 में, तब ऑर्डिनेंस ही लाए जाते थे, इसलिए ऑर्डिनेंस नाम है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। पार्टीशन के बाद 1947 में इस ऑर्डिनेंस को एक कानून की तरह, लॉ की तरह हमने इम्प्लीमेंटेशन में ला दिया था। नाउ इस लॉ में नाम ऑर्डिनेंस है, लेकिन ये कानून है। अभी तक ये जो लॉ है ये सिर्फ ओकेजनली काम में लिया जाता है, जब बहुत सिवियर कोई केसेस हो जाते हैं तब। लेकिन अब हम जो गवर्नमेंट, जो वहाँ पे डीजीपी हैं, उनका कहना है कि भाई ले आना चाहिए हमको। तो इसमें पेनल्टी या तो डेथ पेनल्टी मिलेगी, ठीक है, या फिर आपको आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर 10 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट, मिनिमम सजा ही 10 साल की है, और फिर फाइन लगेगा। एनिमी एजेंट अगर आप हो, या एनिमी को हेल्प कर रहे हो, या मिलिट्री और एयर ऑपरेशन जो इंडियन फोर्सेस के, उनमें किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न कर रहे हो, या फिर आप सिविल वायलेंस को प्रमोट करने में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हो, तो आप इसके अंडर में ट्रायल में डाले जाओगे। स्पेशल जज अपॉइंट किए जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट करेगी इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ओके। और आप लॉयर नहीं रख सकते, आप खुद को डिफेंड नहीं कर सकते जब तक कोर्ट आपको परमिट ना कर दे। ये भी इसके अंदर प्रावधान होता है। यू कैन नॉट हायर अ लॉयर फॉर योरसेल्फ। अपील नहीं कर सकते, जो फैसला सुनाया जाए उसके अगेंस्ट। ऐसा नहीं है कि चलो मैं हायर कोर्ट में अपील कर दूं, नहीं कर सकते। और जो स्पेशल जज हैं, सिर्फ वही आपके केसेस को रिव्यू करेंगे, और वो स्पेशल जज भी गवर्नमेंट डिसाइड करके बिठाती है। सो आपके पास बहुत कुछ ऑप्शन नहीं रह जाता खुद को प्रोटेक्ट करने का।
और इट बार्स एनी डिस्क्लोजर और पब्लिकेशन ऑफ द केस ट्रायल जब तक कि वो चल रहा है। फैसला जब तक नहीं आ जाए तब तक आप कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो इस केस में क्या चल रहा है। ये ऑर्डिनेंस इस पे स्ट्रिक्ट बैरिंग कर देता है। क्लियर हो गई बात? ओके, चलिए अब हम चलते हैं यूपी की तरफ। सो उत्तर प्रदेश ब्रिंग्स ऑर्डिनेंस, उत्तर प्रदेश हैज डिसाइडेड कि हम एक ऑर्डिनेंस लेकर के आएंगे जिससे कि पेपर लीक्स को कर्ब किया जा सके। लाइफ इन जेल, 1 करोड़ तक का फाइन फॉर गिल्टी। अब देखो, जैसे हमने देखा था सेंट्रल लेवल पे इस तरह का एक कानून या एक्ट ला दिया गया है, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर नोटिफाई हो गया है। उसी की तर्ज पे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जाम्स लीक से रिलेटेड जो एक्ट था, उसी के तर्ज पे यूपी गवर्नमेंट भी ये लेकर के आ रहा है। वो ऑर्डिनेंस फॉर्म में अभी लेकर के आ रहे हैं, यानी सबसे पहले गवर्नर उसको अप्रूवल देंगे, उसके बाद वो हाउस के अंदर पेश किया जाएगा, और अगर पास हो जाता है तो कानून बन करके यूपी के अंदर एग्जिस्टेंस में आएगा। ऐसा नहीं है यूपी के अंदर पहले से कोई चीटिंग के अगेंस्ट कानून नहीं है, पहले से है, लेकिन अब उसको चेंज किए जाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया है। उत्तर प्रदेश ब्रिंग्स ऑर्डिनेंस अगेंस्ट पेपर लीक्स, और ये इफेक्ट में आएगा जब गवर्नर इसको अप्रूव कर दे और जब ये असेंबली में पास हो जाए। तो ऑर्डिनेंस के केस में क्या होता है, स्पेशल केसेस में ऑर्डिनेंस लाया जाता है, या तो फिर जब आपकी असेंबली अभी चालू नहीं हुई है, आपके हाउसेस फंक्शनल नहीं है, या फिर कुछ अर्जेंट मैटर है जिस पे आपको जल्दी कार्रवाई करनी है, तो आप ऑर्डिनेंस फॉर्म में उसको ला सकते हो। पर इसके साथ केस क्या होता है, इसको बाद में असेंबली में पास करवाना होता है। सो इसमें जेल का प्रावधान है 2 ईयर्स से लेकर के और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का, और फाइन अप टू 1 करोड़ हो सकता है अगर पेपर लीक देखा जाए। ये जो ऑफेंसेस इसके अंडर में आएंगे वो कॉग्निजेबल होंगे, यानी बिना वारंट वगैरह के आपको अरेस्ट किया जा सकता है, एकदम से कार्रवाई की जा सकती है, नॉन बेलेबल होंगे और सेशन कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। तो वंस दिस ऑर्डिनेंस बिकम्स अ लॉ, यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1998 जो है वो रिपील कर ली जाएगी और उसकी जगह नई लॉ जगह ले लेगी। क्योंकि ये जो लॉ थी ना, इसमें बेल भी हो जाती थी, नॉन बेलेबल भी थी, दोनों केसेस थे। मैक्सिमम सज़ा ही 5 साल की हुआ करती थी, और देखो पेनल्टी भी अप टू 5000 ही है। तो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थी ये, अब बहुत कड़ी लॉ लाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। क्लियर है जी? चलो अब हम कहाँ चले, अब हम घूमने चलते हैं ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, तो अरुणाचल प्रदेश चल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो वुमेन पुलिस स्टेशन ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश में वुमेन पुलिस स्टेशन ईटानगर, उसको ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन मिल गया है। ये सर्टिफिकेशन क्या दिखाता है, आपकी क्वालिटी को प्रमाणित करता है, यानी आप जिस काम के लिए बने हो वो काम आप बहुत उम्दा तरीके से कर रहे हो। सो ईटानगर वुमेन पुलिस स्टेशन अवॉर्डेड विद ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन। क्यों? क्योंकि आप बहुत ह्यूमनली और इफेक्टिव तरीके से क्राइम्स जो भी बच्चों और विमेन के अगेंस्ट हो रहे हैं उनको बहुत इफेक्टिवली और ह्यूमनली डील कर रहे हो, यानी बहुत क्वालिटी वर्क कर रहे हो, इसके चलते ये दिया गया है। ठीक है जी, चलेंगे आगे। फिर हम चलेंगे अब कर्नाटका। ठीक है, बेंगलुरु के पास लेपर्ड सफारी लॉन्च हो रही है बानेरघट्टा के अंदर, और ये साउथ इंडिया की पहली लेपर्ड सफारी है और भारत की सबसे बड़ी लेपर्ड सफारी बनने जा रही है। ओके, सो साउथ इंडियाज फर्स्ट लेपर्ड सफारी कहाँ ओपन हुई, बानेरघट्टा के अंदर। बानेरघट्टा साउथ इंडिया की पहली और कंट्री की लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी है। कहाँ ओपन हो रही है, बानेरघट्टा में भी, बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटका, विच इज अ पार्ट ऑफ बानेरघट्टा नेशनल पार्क। ठीक है, सो 20 हेक्टेयर में फैली हुई है और 8 लेपर्ड्स को करंटली सफारी के अंदर रखा गया। सफारी क्या होती है, लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट में लेपर्ड्स को। एक्चुअली बहुत सारी एनिमल और ह्यूमन मुठभेड़ के चलते बहुत सारे बेबी लेपर्ड्स लाए गए थे, अब उनको फेमिलियर किया गया है सराउंडिंग से, वाइल्ड सराउंडिंग से, और उनको इन सफारी पार्क्स में रखा जाएगा। ठीक है जी, तो अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बानेरघट्टा नेशनल पार्क का एक इंटीग्रल हिस्सा है और इसको अलग से एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह बना दिया गया था 2002 के अंदर। फेंसिंग कर रखी है, एक पूरा एरिया डेडिकेटेड है, और यहाँ पे इसी तरह से एक एलिफेंट सेंचुरी भी डेवलप की गई थी। ये बेंगलुरु के पास बानेरघट्टा नेशनल पार्क में ही है, जो कि 1974 में नेशनल पार्क बना था, और बानेरघट्टा नेशनल पार्क के अंदर ही इंडिया का पहला बटरफ्लाई एनक्लोजर भी बनाया गया था 2006 में, जहाँ बहुत सारी बटरफ्लाइज, वैरायटी ऑफ बटरफ्लाइज आप देख सकते हो। ठीक है जी, चलिए अब हम चलेंगे स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ, और स्पोर्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अच्छे से पकड़ कीजिएगा, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्योंकि पहली बार ब्रिक्स गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। इनॉग्रल ब्रिक्स गेम्स 2024 कहाँ हुए,
किसने होस्ट किया था? रशिया ने होस्ट किए थे। तो इसका सारा क्रक्स हम यहीं पे देख लेंगे। द इनॉग्रल ब्रिक्स गेम्स कंक्लूड हुए हैं कजान एंड मॉस्को के अंदर ये हुए थे और कजान के अंदर कंक्लूड हुए। मेजॉरिटी जो थे वो कजान के अंदर हुए थे और एक इवेंट आई थिंक मॉस्को के अंदर किया गया था। जून 12 to 24 ये चले, रशिया ने होस्ट किया था। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। 27 स्पोर्ट्स कैटेगरीज थी इसमें, 82 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और इसका ये मैस्कॉट क्या नाम है इसका? ब्रिक्सिक। ब्रिक्सिक जो कि लेपर्ड है, ये मैस्कॉट था ब्रिक्स गेम्स 2024 का, जो कि इनॉग्रल थे, पहली बार हुए। टॉप कौन रहा मेडल टैली में? कौन सी कंट्री जीती है? आंसर इज रशिया। रशिया 266 गोल्ड के साथ टॉप पे रही है, फॉलोड बाय बेलारूस, चाइना, उज्बेकिस्तान एंड ब्राजील। राइट। अच्छा, मोस्ट टाइटल्ड पार्टिसिपेंट यानी सबसे ज्यादा मेडल, गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन? मैरिना लिटविनचक जो कि बेलारूस से 5 गोल्ड मेडल्स जीते इन्होंने केनॉय स्प्रिंट के अंदर। देन इंडिया की बात करते हैं। जनरल हमने देख लिया, इंडिया से 3 खिलाड़ी रही हमारी महिला खिलाड़ी जो कि गोल्ड मेडल लेकर के आई हैं। सो इंडिया ने टोटल 29 मेडल्स जीते। कितने जीते? इंपॉर्टेंट है जी। इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं? 29 मेडल्स जीते हैं, जिनमें कितने गोल्ड शामिल हैं? 3 गोल्ड शामिल हैं। और वो 3 गोल्ड मेडल विनर्स कौन है? वुशु एथलीट सबसे पहली जो आपको दिख रही है ये अपर्णा दहिया हैं, और चाइनीज मार्शल आर्ट होती है वुशु सांडा, इसके अंदर 48 कैटेगरी के अंदर ये गोल्ड लेकर के आई हैं। बाकी जो दोनों हैं ये बॉक्सर्स हैं। सो मीनाक्षी गोल्ड लेके आई हैं 48 केजी बॉक्सिंग में, अनामिका लेके आई हैं 50 केजी बॉक्सिंग के अंदर। सो अपर्णा दहिया, मीनाक्षी एंड अनामिका ये तीनों गोल्ड मेडल्स लेकर के इंडिया के लिए आई हैं। ठीक है जी, यहाँ तक की क्लियर हो गई बात। आगे चलेंगे। विराट कोहली जी की ख्याति कम होने का नाम नहीं ले रही है, और ना हो, अच्छी बात है। सो विराट कोहली की लाइफ साइज स्टैचू अनवील की गई है। कहाँ पे? टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क का जो टाइम्स स्क्वायर है वहाँ पे एकदम रियल लाइफ साइज स्टैचू किसकी अनवील की गई है? विराट कोहली की। चलिए, रोहित शर्मा छक्के मारने में माहिर और बिल्कुल इनकी गाड़ी नहीं रुक रही है, छक्के पे छक्के दिए जा रहे हैं ये, और फर्दर रिकॉर्ड आ गए हैं। सो रोहित शर्मा हैज क्रिएटेड हिस्ट्री yet another time and he's become the first player in the world to hit 266s in T20 इंटरनेशनल। T20 इंटरनेशनल में 200 से ज़्यादा छक्के लगाने वाले कौन से पहले खिलाड़ी बन गए हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं। और T20 वर्ल्ड कप के दौरान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 ग्रुप 1 के अंदर इन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके अलावा भी इनके काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं, उनमें से कुछ मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं। मोस्ट सिक्सेस बाय एन इंडियन इन T20 वर्ल्ड कप मैच, किसी मैच में 8 छक्के इन्होंने लगाए थे। फर्स्ट एवर प्लेयर 600 सिक्सेस अक्रॉस फॉर्मेट, सारे फॉर्मेट मिला के 600 सिक्सेस मारने वाले भी फर्स्ट एवर प्लेयर रोहित शर्मा। अच्छा, ये जो हम रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं 200 सिक्सेस इन T20 इंटरनेशनल, तो इनके बाद लाइन में कौन है? सो इनके बाद मार्टिन गप्टिल हैं एंड जॉस बटलर है। देन कपिल देव जी को अपॉइंट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। वन लाइनर न्यूज़ की तरह इसको याद रखिएगा। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया होता है, जो कि अलग अलग जगह फिर गोल्फ टूर्नामेंट होते हैं, राइट। तो उसके प्रेसिडेंट के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है? कपिल देव को अपॉइंट किया गया है। फर्दर हम मूव करेंगे कुछ और इंटरनेशनल कैटेगरी ऑफ न्यूज़ पर, उसके बाद रिवीजन क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। सो UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑनर किया है हंसा मेहता जी को। इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन डिप्लोमेसी याद है कब आता है? चलो लिखो। आज मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा क्या? एक पूछा था शायद। इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन डिप्लोमेसी डेट बता दीजिए। उसी के आसपास की बात है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ओके कौन है? डेनिस फ्रांसिस। सेक्रेटरी जनरल नहीं बोल रही मैं यूनाइटेड नेशन के, मैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट की बात कर रही हूँ, जो कि डेनिस फ्रांसिस हैं। उन्होंने ट्रिब्यूट्स दिए। इंडिया से एक रिफॉर्मर और एजुकेशनिस्ट रही हंसा मेहता जी को। क्या रोल रहा इनका, क्यों ट्रिब्यूट दिया गया, सो वो देखते हैं। उससे पहले देखते हैं इनका जन्म कब हुआ। 3 जुलाई 1897 में हंसा मेहता जी का जन्म दीवान ऑफ बड़ौदा मनु भाई नंद शंकर मेहता जी के यहाँ हुआ। ठीक है, सो बड़ौदा के अंदर इनका जन्म हुआ है। और ये इंडियन डेलीगेट टू UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स रही। इंडिया से जो डेलीगेट गए UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, उसमें ये 1947 से 48 तक इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। उसी दौरान जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स
पे काम चल रहा था, तो इन्होंने एक लैंडमार्क चेंज करवाया इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज ऐड करवाई है। आर्टिकल 1 ऑफ यूनाइटेड नेशन आर्टिकल 1 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या बोलता है? ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। तो इसको चेंज करवा के इन्होंने ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल करवाया था। सो ये ज़्यादा जेंडर सेंसिटिव तरीके से लिखवाने के लिए इनको याद किया जा रहा था। ठीक है, समझ में आई बात। इनकी डेथ मुंबई में 1995 में हुई है। किसकी बात हम कर रहे हैं? हंसा मेहता जी की। फिर हम आते हैं अवार्ड पे। सो अरुंधति रॉय, द कंट्रोवर्शियल राइटर दीज डेज, क्योंकि कश्मीर से रिलेटेड कुछ इन्होंने रिमार्क्स दिए थे जिसके चलते इन पे केस चल रहा है। एनी विच वे, सो अरुंधति रॉय विंस पेन पाइंटर प्राइज 2024। पेन पिंटर या पेन पाइंटर प्राइज किसको मिला है या किसका नेम अनाउंस हुआ है? अरुंधति रॉय का हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी अनफ्लिंचिंग एंड अनस्वर्विंग राइटिंग्स, यानी कि अपनी एक्सपीरियंस या अपने थॉट बेबाक होकर के बिना घबराए हुए लिखने की वजह से, जिसकी वजह से इनको प्रोसिक्यूट भी किया जा रहा है, राइट। तो जब आप अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत बेबाकी से यूज़ करते हो तो आपको पेन पिंटर प्राइज दिया जाता है, जो कि 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। एक चैरिटी है इंग्लिश पेन, इन्होंने इसकी शुरुआत की। किसकी मेमोरी में? नोबेल लॉरेट हैं हैरोल्ड पाइंटर, इनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है एक ऐसे राइटर को जो या तो यूके से, आयरलैंड से या कॉमनवेल्थ कंट्री से हों, और उन्होंने फियरलेस ट्रुथ अपनी लाइफ के आसपास अपने टाइम में जो भी कुछ चल रहा है उसके बारे में जब आपने फियरलेस तरह से लिखा हो तो ये दिया जाता है। तो पेन पाइंटर प्राइज 2024 अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज मिल चुका है, राइट। तो जल्दी से बताइए मुझे कौन सी इनकी राइटिंग थी जिसके लिए इनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हम आते हैं अपॉइंटमेंट कैटेगरी पे। इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी है, इसने अपॉइंट किया है साइमन मार्क को एज वाइस चांसलर। इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी कौन सी है? यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी मुंबई के अंदर है, और इसके वाइस चांसलर के तौर पे अपॉइंट किया गया है साइमन मार्क को, और इसके चांसलर कौन है? तरुण आनंद। नेक्स्ट, आरबीआई ने इंडक्ट किया है एडिशनल डायरेक्टर ऑन बंधन बोर्ड। बंधन बैंक का जो बोर्ड है उस पर एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया है आरबीआई ने। क्यों? क्योंकि इसके जो सीएमडी है, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रशेखर घोष, वो रिटायर हो रहे हैं बहुत ही जल्दी। सो ये रिटायर होंगे 9 जुलाई को, और इसलिए अरुण कुमार सिंह जी को, किसको इंडक्ट किया है? अरुण कुमार सिंह जी को इंडक्ट किया है फ्रॉम जून 2024 टू जून 2025, यानी एक साल के लिए इस पोजीशन पे इनको इंडक्ट किया गया है एडिशनल डायरेक्टर ऑफ बंधन बैंक। कौन बन के आए हैं? अरुण कुमार सिंह आए हैं। ये कुछ स्टैटिक पॉइंट है। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ है? कोलकाता के अंदर। टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। और कब स्टार्ट हुए थे इसके ऑपरेशंस? 2015 में। देन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, उसने अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ नवीन चंद्र झा एज द न्यू एमडी एंड सीईओ। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस लाइफ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। सो नवीन चंद्र झा, और ये रिप्लेस करेंगे, सक्सीड करेंगे किसको? यानी रिप्लेस करेंगे किसको? किशोर कुमार पोलदासु जी को। देन बजाज ऑटो ने इनॉग्रेट किया है अपना पहला ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ब्राजील के अंदर। बजाज ऑटो बजाज ग्रुप का ही पार्ट है, और पहली इंटरनेशनल यानी ओवरसीज कहीं और जाकर के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन्होंने स्टार्ट की है। कहाँ पे? ब्राजील में, मनॉस के अंदर। इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर्स के अंदर। पुणे में हेडक्वार्टर्ड है, 1945 में शुरू हुआ था। जमनालाल बजाज जी मेन पर्सन थे फाउंडिंग में। देन रॉजन फ्रेस वाज आल्सो देयर। फिर हम आते हैं दैट पैराग्वे हैज बिकम द 100th कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट जी, टू जॉइन एज फुल मेंबर ऑफ ISA। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 100th फुल टाइम मेंबर के तौर पे किसने रेटिफाई कर दिया है? पैराग्वे ने कर दिया है। थोड़े दिनों पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी 99th मेंबर की, 99th मेंबर के तौर पे स्पेन ने ज्वाइन किया था, राइट। और बहुत सारे बच्चों ने कन्फ्यूजन कर लिया था कि मैम स्पेन कैसे 99th हो सकता है और 119 सिग्नेटरीज कैसे हो सकते हैं। तो मैंने तब भी कहा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाओ, मेंबर्स एंड सिग्नेटरीज की लिस्ट पूरी दी हुई है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है उसको रेफर कर लिया करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मैं भी समझा रही हूँ। सो पैराग्वे बिकम्स 100th मेंबर ऑफ ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन बना है 100th मेंबर? फुल टाइम मेंबर रेटिफाई करने के बाद पैराग्वे बना है। और अगर हम सिग्नेटरीज की बात करें जिन्होंने एक बार
साइन तो कर दिए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल एक तरह से आ गया है कि हाँ हम मेंबर बनेंगे। 119 कंट्रीज हैं ऐसी, 119। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस ने शुरू की थी एक साथ में। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोलर एनर्जी पे वर्क करती है। जो भी यूएन मेंबर कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं चाहें तो। और जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में 2015 में, तब इसको अनाउंस किया गया था। हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? गुरुग्राम, इंडिया के अंदर ये हेडक्वार्टर्ड है। ये वर्क करती है टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी से गाइडेंस लेती है। यानी किस पे काम करती है आईएसए? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी पे अभी काम करना। क्या है ये? 1000 बिलियन यूएस डॉलर के इन्वेस्टमेंट सोलर एनर्जी के क्षेत्र में 2030 तक इनको करने हैं। 1000 मिलियन पीपल तक सोलर एनर्जी या क्लीन एनर्जी सोल्यूशंस पहुंचाने हैं, जैसे कि घर घर सोलर पैनल लग जाएं। 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल करनी है। इसके अंदर सारे जो इन्वेस्टमेंट है इसकी बात की जा रही है, यहाँ क्लीन एनर्जी सोल्यूशंस की बात की जा रही है, यहाँ कितनी एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल की जाए, और जो 1000 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको कम करना, इतना कम करना। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिसके टुवर्ड्स आईएसए वर्क करता है। Then I think this should be the last piece of news, if I'm not mistaken. US President Joe Biden to extend major non-NATO ally status to Kenya. तो US ने मेजर नॉन नेटो एलाय का स्टेटस दिया है कीनिया को। किसको दिया है? कीनिया को दिया है। अब ये क्या है भाई? सो यूएस डेजिग्नेट्स केन्या एज मेजर नॉन नेटो अलाय, यानी कि आप नेटो के मेंबर नहीं हो लेकिन आप अलाय हो। ओके, नॉन नेटो अलाय। अलाय बनने से क्या होता है? अलाय बनने से अगर कोई भी आर्म एक्सपोर्ट करने हैं हमें इस कंट्री में, कीनिया को, तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमने आपको अलाय घोषित कर दिया। अलाय मतलब फ्रेंड मान लीजिए, ठीक है, पार्टनर, फ्रेंड। सो इसके बाद क्या होगा? दोनों देशों के अंदर कोऑपरेशन, ट्रेड, ये सब बहुत बूस्ट होगा। सो कीनिया के प्रेसिडेंट कौन है? विलियम रूटो और जो बाइडेन, इनके बीच में बातचीत हुई जिसके बाद यूएस ने डेजिग्नेट किया है कीनिया को मेजर नॉन नेटो एलाय। अच्छे से याद रखेंगे कीनिया का नाम, और मैप पे भी देख लो इसको। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये कीनिया है। कैपिटल क्या है? नायरोबी। प्रेसिडेंट विलियम रूटो है एंड करेंसी केनियन शिलिंग है। ठीक है भाई, सारी न्यूज़ क्लियर है? सो ये सारे मेजर न्यूज़ हमने देख ली। फटाफट से रिवीजन सेक्शन की तरफ चलेंगे और आज कुछ ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए डाले हैं। चलिए, सो अच्छा, इससे पहले जब तक कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे एसएससी सीपीओ का एग्जाम देके आ रहे हो, अगर आप में से कुछ ये वीडियो देख रहे हो तो डू लेट अस नो योर फीडबैक। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? करंट अफेयर्स में क्या हेल्प मिली? जनरल अवेयरनेस में क्या हेल्प मिली? डू लेट अस नो अबाउट इट, ठीक है? योर फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। और अगर आपको थोड़े बहुत भी कुछ क्वेश्चन याद हों जो आपने अटेम्प्ट किए हो तो आप वो भी हमें भेज सकते हैं। दिस इज ओनली टू हेल्प द अपकमिंग स्टूडेंट्स विद अ बेटर प्रेपरेशन, ठीक है? चलिए, और सीएचएसएल वाले बच्चों, आप लोगों के लिए मैराथन एमसीक्यू सेशंस, एकदम लाइव सेशंस इस बार प्लान कर लिए गए हैं। बिकॉज जब मैंने आपका लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लिया था ऐप के ऊपर, सारी फैकल्टी ने लिया था कोर्स में, तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था ये, तो अब आपको इसी सैटरडे से यानी कल से देखने को मिल जाएंगे लाइव एमसीक्यू मैराथन्स सीएचएसएल एग्जाम के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए, ठीक है? चलिए, सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आईएसए आर करेक्ट? इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? पैराग्वे ने 100th फुल मेंबर की तरह ज्वाइन किया है, सही है। हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, सही है। सो क्या राइट होगा जी? बोथ आर करेक्ट, ठीक है। आ जाओ आगे। विच पुलिस स्टेशन हैज बीन अवॉर्डेड ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन? अरुणाचल का ईटानगर वुमेन पुलिस स्टेशन। Which country did the US recently designate as major non-NATO ally? ये तो अभी पढ़ा हमने। कौन सा कंट्री है? कीनिया। ओके। Recently what status was granted to Central Electronics Limited? Central Electronics Limited, इस कंपनी को हाल ही में कौन सा स्टेटस मिला है? मिनी रत्ना कैटेगरी 1 मिला है। मेगा रत्ना क्या होता है? कुछ नहीं होता। Consider the following statements regarding Enemy Agents Ordinance 2005. एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस 2005 जम्मू एंड कश्मीर वाला याद है? सो आपको बताना है करेक्ट। ये 1917 में पहले इशू किया गया था, बिल्कुल सही है, डोगरा महाराज के टाइम पे। नो प्रोविजन फॉर अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट अंडर दिस ऑर्डिनेंस। हाँ, अपील नहीं कर सकता है जो कन्विक्ट है। ऑर्डिनेंस डज नॉट बार एनी डिस्क्लोजर एंड पब्लिकेशन वाइल ट्रायल। बार करता है, रोकता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट, ओनली 1 and 2, ए विल बी द राइट आंसर। देन हु हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा? बड़ा सिंपल सा है, बताओ। ओम बिरला। चलो मुझे प्रोटेम स्पीकर भी बता दो। जब तक ये स्पीकर बने उससे पहले प्रोटेम स्पीकर थे। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? उनका नाम लिखो कमेंट सेक्शन में।
एंड देन दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, हु हैज़ वन पेन पाइंटर अवार्ड 2024। और आज मैंने कोट नहीं डाला है, लेकिन अब मैं मंडे ऑनवर्ड्स, कल तो नहीं, मंडे ऑनवर्ड्स आपके लिए कोट ऐड करना शुरू कर दूंगी, ठीक है। ये था आज का पूरा सेशन, आई रियली होप समझ में आ गया होगा। अब कल हम मिलेंगे डेली सीए के साथ, उसके बाद जो 4 बजे सेशन होता है पायल मैम का, वो आपको लाइव सेशन मिलेगा जिसके अंदर हम MCQs करेंगे, ठीक है। चलिए, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।